नमस्कार। प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी की जो क्लासेस चल रही थी उसके सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं फेमस जो फॉरगन नेचुरोपैथ हैं, नेचुरोपैथी के साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में हम पर बात करते हैं। विंसेंट प्रिंसेज बहुत ही फेमस नेचुरोपैथ है। विंसेंट प्रिंसेज जिनका जन्म सन 1752 में जर्मनी के सिलेसियन पहाड़ी के समीप एक गांव में हुआ था। इन्हें आधुनिक प्राकृतिक चिकित्सा का प्रेरणता भी माना जाता है। इसको याद रखें भाई, इनको मॉडर्न का प्रेरणता या जनक भी इनको माना जाता है। विंसेंट प्रिंसेज को बहुत जगह इनको कहा जाता है। इनको जल चिकित्सा का जनक, फादर ऑफ वाटर थेरेपी भी इनको कहा जाता है। फादर सिबियसियस नीप सन इनका जन्म 1821 में जर्मनी में हुआ था। 1821 में जर्मनी के अंदर इनका जन्म हुआ था। सन 1857 में जल चिकित्सा पर माई वाटर क्योर नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। जो माई वाटर क्योर नामक पुस्तक है वो इन्होंने लिखी थी। फादर नीप ने हिंदी रूप नामक पुस्तक लिखी जिनका हिंदी रूपांतरण जल चिकित्सा के नाम से आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रकाशित किया गया है। जो गोरखपुर आरोग्य मंदिर अपने भारत के अंदर जो प्रकाशन है उसके अंदर इसका हिंदी कन्वर्जन आपको मिल जाएगा। जर्मनी के प्राकृतिक चिकित्सक बेनेडिक्ट लुस्ट इनके शिष्य थे। जो लुस्ट थे वो इनके फादर नीप के शिष्य थे। नेक्स्ट है डॉक्टर इसांक जेनिंग। जन्म 1788 में हुआ था और पुस्तक 3 है इनकी द मॉडर्न। इन मुख्य रूप से इनकी पुस्तकों के बारे में ही पूछा जाता है कि ये किसकी फेमस पुस्तक है, तो ये इनके नाम ध्यान में रखें। पुस्तकें 3 इनकी फेमस पुस्तकें हैं। द मेडिकल रिफॉर्म, द फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन तथा द ट्री ऑफ ह्यूमन लाइफ एज ह्यूमन डिजेनरेंसी। और डॉक्टर लुइस कोने बहुत फेमस चिकित्सक। जन्म 1844 में जर्मनी में हुआ। महत्वपूर्ण पुस्तकें द न्यू साइंस ऑफ हीलिंग तथा द साइंस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन इनकी पुस्तक ही बात की इन्होंने शुरुआत की थी, जिस सिट्स बात या मैन स्नान को कूने स्नान के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान में रखें, जो सिट्स बात है ये मैन स्नान को कूने स्नान के नाम से भी जाना जाता है। एडोल्फ जुस्ट बहुत ही फेमस पुस्तक, प्राकृतिक चिकित्सा की बहुत ज्यादा फेमस पुस्तक। रिटर्न्स टू नेचर इनकी पुस्तक जो है बहुत ज्यादा फेमस पुस्तक इनकी, जो एडोल्फ जुस्ट ने लिखी। बहुत बार एडोल्फ जुस्ट के लिए पूछा जाता है कि एडोल्फ जुस्ट की ये फेमस पुस्तक कौन सी है। ये मतलब अगर नेचुरोपैथी में अगर जुस्ट की बात ना हो तो नेचुरोपैथी कहीं वजूद नहीं है, ऐसा मान लो। नेचुरोपैथी में एडोल्फ जुस्ट के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। नेचुरोपैथी के लिए एडोल्फ जुस्ट बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। एडोल्फ जुस्ट जन्म 1867 में जर्मनी में हुआ था। एडोल्फ जुस्ट का जन्म 1867 में जर्मनी के अंदर हुआ था। मिट्टी चिकित्सा का विकास और प्रयोग इन्होंने किया था। इनके द्वारा मालिश की क्रिया का भी जन्म हुआ था। एडोल्फ जुस्ट के द्वारा इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक रिटर्न्स टू नेचर, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन भी उपलब्ध है। हेनरी लिंडनहार नेक्स्ट साइंटिस्ट है। इनका जन्म 1853 में जर्मनी में हुआ था। इन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा से होने वाले लाभों तथा प्रभावों को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था। प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत तीव्र रोग अपने चिकित्सक स्वयं होते हैं सिद्ध किया था। इनकी पुस्तकें नेचर केयर, फिलोसॉफी ऑफ नेचुरल थेरेपेटिक्स, इरिडोलॉजी और यूरोलॉजिस्ट एंड अदर डायग्नोस्टिक मेथड, ये इनकी फेमस पुस्तकें हैं। जॉन हार्वे के लोग ये है
जो संसार के प्राकृतिक चिकित्सा के नाम से जाना, पूरा संसार इनको प्राकृतिक चिकित्सक के नाम से जाना जाता है। सन 1852 में अमेरिका में इनका जन्म हुआ। इन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में कई प्रकार के आविष्कार किए, जिसमें से विद्युत इलेक्ट्रोस्नान, ये सनसोल करंट, इलेक्ट्रिक लाइट बाथ का जो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इलेक्ट्रिक लाइट बाथ का आविष्कार किसने किया था, जो जॉन हार्ले केलॉग के नाम से याद, JHK केलॉग याद रखें। इनकी जल चिकित्सा पे महत्वपूर्ण पुस्तकें है। पुस्तक द न्यू डायटिक्स, रेशनल हाइड्रोथेरेपी, होम हैंडबुक ऑफ हाइजीन एंड मेडिसिन, और रेकली, अर्नोल्ड रेकली, प्राकृतिक चिकित्सा में एक अध्ययन, वायु चिकित्सा एवं धूप चिकित्सा, इनकी पुस्तक है। डॉक्टर अर्नोल्ड अर्थ, प्राकृतिक चिकित्सा के फलाहार और उपवास पद्धति पर अधिक जोर दिया। पुस्तकें रेशनल फास्टिंग और म्यूकोसल्स डाइट हीलिंग सिस्टम। म्यूकोसल्स डाइट हीलिंग सिस्टम, जेम्स हेनरी टिंडल, बुक थी इम्पेयर्ड हेल्थ, और बर्नर मैकफेडन, इनकी बुक थी फादर ऑफ फिजिकल कल्चर की उपाधि इनको प्राप्त हुई थी। बुक थी बुक ऑफ हेल्थ, फास्टिंग फॉर हेल्थ एंड मैकफेडन्स एनसाइक्लोपीडिया एंड फिजिकल कल्चर। अर्थ नॉट लेट, सर विल्सम अर्थ नॉट लेन, पुस्तक थी गुड हेल्थ, और द प्रिंसिपल प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन नामक इनकी फेमस पुस्तकें थी। भारत के जो प्राकृतिक चिकित्सक हैं, भारत के जो प्रमुख प्राकृतिक चिकित्सा है, उनमें है श्री जानकी शरण शर्मा, रोगों की अचूक चिकित्सा इनकी पुस्तक थी, एवं अचूक चिकित्सा के प्रयोग पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। डॉक्टर मुखर्जी, पुस्तक थी प्रोडक्टिव फूड्स एंड हेल्थ एंड डिजीज। सन 1946 में डॉक्टर मुखर्जी ने अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद की स्थापना की थी। डॉक्टर विठल दास मोदी, बहुत ही फेमस प्राकृतिक चिकित्सक भारत के, 1940 ईस्वी में इन्होंने गोरखपुर में आरोग्य मंदिर प्राकृतिक चिकित्सालय की स्थापना की। एडोल्फ जुस्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक रिटर्न्स टू नेचर, फेमस पुस्तक का हिंदी अनुवाद करके भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा में एक बड़ा कार्य किया। प्राकृतिक चिकित्सा की शिक्षा के लिए एक शिक्षा केंद्र 1962 में गोरखपुर में स्कूल ऑफ नेचुरल थेरापेटिक्स नाम से स्थापित की। रोगों की सरल प्राकृतिक चिकित्सा, स्वास्थ्य के लिए फल और तरकारी, बच्चों का स्वास्थ्य एवं उनके रोग, दुग्ध कल्प, उपवास के लाभ, उपवास चिकित्सा आदि अनेक पुस्तकों को अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में इन्होंने ट्रांसलेट किया था। डॉक्टर के लक्ष्मण शर्मा, अति प्रसिद्ध पुस्तक प्रैक्टिकल नेचर केयर की रचना इन्होंने की थी। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद सिंह, जीवन सखा मासिक पत्रिका का ये संपादन करते थे। डॉक्टर महात्मा गांधी जी को भारत के प्रथम प्राकृतिक चिकित्सक कहा जाता है। भारत में प्राकृतिक चिकित्सा के अतिरिक्त उपवास सत्याग्रह के नियमों को भी अनुपालन किया। सर्वप्रथम भारत में प्राकृतिक आश्रम का निर्माण इन्होंने किया था। उरुलिकाचन में आरोग्य की कुंजी नामक जो संपादकीय है उसके ये संपादकीय थे। डाइट एंड डाइट रिफॉर्म नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित। इसके अलावा डॉक्टर शरण प्रसाद, डॉक्टर S.J. सिंह और डॉक्टर वेंकट राव तथा श्रीमती विजय लक्ष्मी, ये भी प्राकृतिक चिकित्सा के मुख्य प्राकृतिक चिकित्सक है। भारत के नेचर केयर कॉलेज की स्थापना कर उन योगदान दिया, विश्वविद्यालय को मान्यता दिलाई। MBBS योग्यता के बराबर उपाधि 1972 से ये प्रारंभ हुआ था। डॉक्टर S. स्वामीनाथन, लाइफ नेचुरल अंग्रेजी मासिक पत्रिका के संपादन के साथ साथ हेल्थ सखा मासिक पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया। डॉक्टर हीरालाल, डॉक्टर युगल किशोर चौधरी, जो मिट्टी चिकित्सा नामक इनकी पुस्तक लिखी। पृथ्वी की अद्भुत रोगनाशक शक्ति, इसके नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी थी। ये कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक चिकित्सा के भारत और विदेशों के जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में पढ़ने पढ़ा। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, डिजीज का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
नमस्कार। प्राकृतिक चिकित्सा की जो क्लासेस चल रही थी उसमें अपन बात करते हैं रोग की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी। आधुनिक जीवन शैली एवं प्रदूषित खान पान रोगों की वृद्धि का महत्वपूर्ण कारण है। रोग की परिभाषा क्या है? व्याधि विविधम दुख मदादाति व्याधि, अर्थात जिसके द्वारा विभिन्न दुखों की उत्पत्ति होती है वह व्याधि है। विकट आदि या स्मार्त से व्याधि, विभिन्न प्रकार के दुख जिससे आते हैं उसे व्याधि कहते हैं। रोगों के कारण प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार रोगों का एकमात्र कारण विजातीय दरों का शरीर में एकत्रित होना माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि विजातीय द्रव्य शरीर में एकत्रित होंगे तभी किसी प्रकार का रोग अपने को हो सकता है, अन्यथा किसी प्रकार का रोग अपने को नहीं होगा। आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद क्या मानता है? आयुर्वेद के अनुसार काल, बुद्धि, इंद्रियों के विषयों का मिथ्या योग एवं अति योग रोगों का कारण माना जाता है। आयुर्वेद काल, बुद्धि और इंद्रियों के विषय, जो इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं, देखना, सुनना, ये जो विषय हैं, इनका अतियोग या मिथ्या योग होना ही रोगों का कारण आयुर्वेद के अनुसार माना जाता है। बल्कि प्राकृतिक चिकित्सा शरीर में विभिन्न प्रकार के विजातीय तत्वों के संग्रहण होने को रोग का कारण मानता है। वर्तमान में रोग की अवधारणा क्या है? वर्तमान में रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करने वाले निम्न कारण रोग के हेतु होते हैं। कौन कौन से? मानसिक तनाव जो आज के समय में बहुत अधिक बढ़ रहा है, पर्यावरण प्रदूषण जो बहुत अधिक बढ़ रहा है, व्यसन, नशा और अत्यधिक दवाइयों का सेवन जिसमें एंटीबायोटिक या अलग अलग प्रकार की दवाइयां हैं जिनका अत्यधिक सेवन रोगों का मुख्य कारण बनता जा रहा है। रोगों का सामान्य भेद, अगर रोगों के भेदों के बारे में अपन बात करें, कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स के बारे में अपन बात करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार रोगों के भेद दो प्रकार के होते हैं, तीव्र रोग और जीर्ण रोग। तीव्र रोगों को शरीर का मित्र माना जाता है। वे रोग जो शरीर के अंदर जो टॉक्सिक मैटर जमा होता है उसको बाहर निकालने के लिए आते हैं, उनको तीव्र रोग कहते हैं। अगर तीव्र रोगों को अपन दबा देते हैं किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार की औषधियों के द्वारा, तो वह जीर्ण रोगों में कन्वर्ट हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, निज और आगंतुज। निज वो जो अपन वात पित्त कफ के कारण उत्पन्न होते हैं। आगंतुज जैसे किसी प्रकार का अभिघात, अभिचार, अभिशाप या अभिसंग आदि से जो उत्पन्न होते हैं वो सारे आगंतुज रोग कहलाते हैं, ये आयुर्वेद मानता है। अधिष्ठान भेद से शारीरिक और मानसिक अधिष्ठान या अर्थात किस प्रकार कहाँ वो रोग अवस्थित होता है, अधिष्ठान शरीर में या मानसिक रोग जो होते हैं वो मानसिक रोग। निदान की विधियां, डायग्नोसिस मेथड अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी में जो डायग्नोसिस मेथड है उनके बारे में अपन बात करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार रोगों का एकमात्र कारण विजातीय द्रव्यों को शरीर में एकत्रित होना माना जाता है। विजातीय द्रव्यों के शरीर में एकत्रित होने के कारण क्या है? भय, जो मानसिक विजातीय द्रव्य है उनको एकत्रित करने, तनाव, गुस्सा, चिंता, असंतुलित भोजन, प्रदूषण, मांस पदार्थ, लंबे समय तक बैठे रहना, वैरोधिक आहार, वेग धारण, अनावश्यक विश्राम, आवश्यक विश्राम न करना, नकारात्मक सोच, क्षारीय अम्लीय पदार्थों का अनुपात में असंतुलन, तीव्र रोगों को दवाओं से दबाना, क्षमता से अधिक परिश्रम करना, ये सभी विजातीय दरों का अपने शरीर में इकट्ठे होने के मूल कारण है। अगर इन्हीं कारणों को अपन लगातार दोहराते रहेंगे तो अपने शरीर में टॉक्सिक मैटर जमा होते जाएंगे और विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते जाएंगे। निदान की जो विधियां हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। कौन कौन से डायग्नोस्टिक मेथड है नेचुरोपैथी के अंदर उनके बारे में अपन बात करते हैं। मुख आकृति निदान, फेशियल डायग्नोसिस, जो लुइस कोने ने बताया था। लुइस कोने की इसके ऊपर बुक भी लिखी हुई है फेशियल डायग्नोसिस नाम से। आकृति से रोग की पहचान, ये इस पुस्तक के अंदर
बताया गया है। तो अपन देखते हैं कैसे इसके अंदर इसकी मुख्य मुख्य बातें के बारे में हम बात करते हैं। चेहरे पर कोमलता, आंखें भीतर धसी हुई होना, ये टीबी क्षय जिसको बोलते हैं उसके लक्षण इस बताए गए हैं, ऐसा अपन अनुमान लगा सकते हैं। चेहरे पे थकान, ज्वर और कब्ज की स्थिति में चेहरे व पलकों पर सूजन आना, वृक्षोद अर्थात किडनी के अंदर स्वेलिंग होना, चेहरे पर पीलापन, जॉन्डिस या पांडु रोग एनीमिया जिसको कहते हैं उसकी स्थिति में ऐसा होता है। पीलिया, जॉन्डिस जिसको कहते हैं पांडु रोग एनीमिया। चेहरे पर लाली एवं धब्बे होना, खसरा मिजल्स के अंदर ऐसी कंडीशन होती है। चेहरे पर घबराहट, नमूनिया जो बच्चों के अंदर होता है उसके लिए। गर्भवती का चेहरा बैठ जाना, गर्भ स्राव की अवस्था के अंदर ऐसी कंडीशन होती है। तो ये कुछ बाहरी जो सिम्टम्स अपन देख के डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा रोग हो सकता है, ऐसा इन लक्षणों से अपन अनुमान लगा सकते हैं। नाड़ी के द्वारा अपन कैसे रोग परीक्षण कर सकते हैं, पल्स रेट का एग्जामिनेशन करके उसके बारे में अपन बात करते हैं। पाचन संस्थान के जो रोग है, मंदाग्नि में शीतल नाड़ी होगी। पाचन संस्थान का रोग जो मंदाग्नि है उसमें शीतल जो कफ की वृद्धि से होता है, कफ दोष की वजह से मंदाग्नि में शीतल नाड़ी। अजीर्ण में क्षीण, अतिसार में मंद एवं निस्तेज एकदम बहुत हल्की नाड़ी होगी, वो अतिसार के अंदर होगी। श्वास रोग में टीबी, जिस ओर का फेफड़ा खराब होगा उस ओर की नाड़ी दूसरी ओर की अपेक्षा ऊंची। दमा रोग में तीव्र ज्वर युक्त सविराम नाड़ी, ये दमा रोग में अर्थात अस्थमा के अंदर ऐसी नाड़ी पाई जाएगी। हृदय रोग में द्रुतगामी और कर्कश नाड़ी उपस्थित होगी। मूत्र रोग, मूत्रघात में मेंढक के समान वृक्षोथ में कठोर नियमित नाड़ी गति होगी। संक्रामक रोगों में मलेरिया, अपने स्थान से चूत पुनः अपने स्थान पर लौटकर आती हुई नाड़ी अपने को महसूस होगी। टाइफाइड, नाड़ी गति अति तीव्र होगी। जीवा प्रेक्षण के बारे में अपन बात करते हैं। जीवा पर सफेद परत का जमना, अपच, यकृत आंत्र विकार से संबंधित ये सिम्टम्स है। रुक्ष जीवा, ज्वर, पानी की कमी होना, जीवा पर लालिमा एवं छाले होना, पाचन विकार या कब्ज की स्थिति होना, जीवा पर भूरा या कालापन होना टाइफाइड की अवस्था में, जीवा पर नीलापन हृदय रोग की अवस्था में जिसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जीवा पर लालिमा की कमी, खून की कमी एनीमिया जिसको कहते हैं, जीवा का लंबा होना मस्तिष्क रोग होना, जीवा का एक ओर घूम जाना पैरालिसिस पक्षाघात जिसको कहते हैं, जीवा का रंग शीशे समान होना हैजा और फेफड़े के रोग में ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है। जीवा का बढ़ना एवं दांतों के निशानों का होना, यकृत लीवर विकार के अंदर ऐसी कंडीशन होती है। अब हम बात करते हैं दांतों के द्वारा कैसे अपन एग्जामिनेशन कर सकते हैं। पायरिया में दांतों की जड़ों एवं मुसड़ों में पीप या ब्लड निकलने लगता है। पांडु रोग एनीमिया में रोगी के मसूड़े ढीले पड़ जाते हैं। भारी शरीर में चूने की कमी होने से दांत आसानी से टूटने लगते हैं, डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है। स्क्रवी रोग में मुसड़ों के दबाने से खून निकलने लगता है। लिप एग्जामिनेशन, होठों का कैसे अपन परीक्षण कर सकते हैं उसके लिए। हृदय रोग में रोगी के होठ काले या नीले हो जाते हैं। ऑक्सीजन की कमी से हृदय रोग में रोगी के होठ नीले या काले हो जाते हैं। दिल की कमजोरी में होठ नीले हो जाते हैं। निमोनिया, मलेरिया में होठों पे दाने समान संरचना निकलना प्रारंभ हो जाती है। पाचन विकारों में होठ हर समय सूखे रहते हैं तथा कभी कभी सफेद हो जाते हैं। ये होठों द्वारा अपन एग्जामिनेशन कर सकते हैं। आंखों का परीक्षण, आई एग्जामिनेशन, आंखों का अंदर की ओर दशा होना, श्वेत प्रदर, दुर्बलता, रक्तस्राव, डिहाइड्रेशन की कंडीशन को दिखाता है। आंखों की सूजन, पलकों की सूजन,
यकृत विकार हृदय रोग को दर्शाता है। आंखों का लाल होना नज़ला, जुकाम, उच्च रक्तचाप या मस्तिष्क विकार को दर्शाता है। आंखों की झिल्ली सफेद होना खून की कमी को दर्शाता है। आंखों की पुतलियों का सिकुड़ना अफीम का सेवन का कारण बताता है। आंखों की पुतलियों का फैलना मोतियाबिंद, मिर्गी और सर्पदंश को बताता है। कनिका निदान आइरिस डायग्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे, ये अपन एक साथ पूरा पढ़ लेंगे उसका चैप्टर। मूत्र परीक्षण यूरिन एग्जामिनेशन के बारे में अपन बात कर लेते हैं। पहले मूत्र के परिणाम में वृद्धि होना, इसका मतलब है हृदय के बाएं भाग का विस्तार होना, उच्च रक्तचाप, रक्तशोथ का प्रारंभ होना, फेफड़ों के आवरण में जल भर जाना, जलोदर में ऐसी स्थिति, जलपान, शीतकाल में आदि कारणों से मूत्र का जो परिणाम होता है, मात्रा होती है, वो बढ़ जाती है। ये अपन मूत्र एग्जामिनेशन से पता कर सकते हैं। मूत्र के परिणाम में कमी कब कब होती है? ज्वर की स्थिति में अतिसार, विसूचिका, वृक्षशोथ, मूत्र अवरोध, व्यायाम, अधिक रक्तस्राव, वमन, मद्यपान, रक्त भार, न्यूनता, लीवर की विकृति, मूत्र की मात्रा में कमी हो जाती है। मूत्र का अपेक्षित गुरुत्व तथा भार कम या अधिक हो जाना, मधुमेह, यूरिया की वृद्धि होना, मांसाहार अधिक खाने से आदि में मूत्र का परिणाम कम हो जाना और निमोनिया और टाइफाइड में मूत्र का अपेक्षित गुरुत्व स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है वो बढ़ जाती है। तो ध्यान रखें। स्टीरिया मूत्र नलिका का रोग, शीतल पेट और पक्षाघात में गुरुत्व कम हो जाता है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कम हो जाती है। तो इसको इसे विशेष रूप से ध्यान रखें। यूरिया की वृद्धि या कमी, सामान्यतः यूरिया 2.3 ग्राम प्रति लीटर होती है। मांसाहार, पक्का भोजन, मधुमेह, गाउट, वात, रक्त, निमोनिया, क्षय, खट्टे पदार्थों के अधिक सेवन से यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। यदि ऐसी कंडीशन होती है तो यूरिया की मात्रा 2.3 ग्राम प्रति लीटर से अधिक आने लगती है। रक्त भार परीक्षण, ब्लड प्रेशर एग्जामिनेशन, जो आप सामान्यतः सब जानते हैं। वक्ष परीक्षण, चेस्ट एग्जामिनेशन अपन कैसे, जो फिजिकल एग्जामिनेशन है उसमें कैसे करते हैं। बालों का निदान, बालों का शुष्क रूखा होना, वृक्क रोग, बालों का सफ़ेद होना, नज़ला, जुकाम, दमा, श्वास रोग आदि में। बालों का झड़ना, पिट्यूटरी ग्रंथि का कम काम करना, हृदय रोग, सिर में रक्त संचार की कमी आदि हो सकते हैं। ये है, निश्चित नहीं है, लेकिन इन सिम्टम से अपन अनुमान लगा सकते हैं। अंगुली, नाखून आदि के द्वारा क्या निदान कर सकते हैं अपन? अंगुली आदि के द्वारा एनीमिया आदि की कंडीशन, जॉन्डिस आदि में के बारे में अपन अनुमान लगा सकते हैं। थूक का बदबूदार, पीप युक्त होना, फेफड़ों की सूजन और ट्यूमर को अंकित कर सकता है। थूक चिपचिपा, लस्सेदार, कफयुक्त होना ब्रोंकाइटिस का अनुमान बता सकता है। थूक झागदार, लालिमा लिए हो तो दंत विकार का अनुमान अपन लगा सकते हैं। थूक के साथ रक्त मिश्रित हो तो टीबी का सिम्टम्स हो सकते हैं। थूक का रंग मटमैला अथवा नारंगी होना, श्लेष्मिक सन्निपातज रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। हरित वर्ण का थूक होना, पीलिया में ऐसी कंडीशन हो सकती है। अपन तीव्र रोग क्या होते हैं इसके बारे में अपन बात करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में रोगों की दो अवस्था बताई गई है, तीव्र रोग और क्रोनिक डिजीज। तीव्र रोग क्या होते हैं? तीव्र रोग शरीर में विजातीय पदार्थों को जल्दी से अर्थात तीव्र गति से निष्कासित करने की एक प्रक्रिया है, बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है। तीव्र रोगों को डॉक्टर बर्नर मैकफेडन ने इस प्रकार स्पष्ट किया है। इफ इज डिजीज दैट सेव्स लाइफ, it is disease that actually cure the body by means of disease position and element which might have caused death had they been allowed of remain। अर्थात तीव्र रोग जो होते हैं
वो हमारे शरीर में जो विजातीय द्रव्य टॉक्सिक मैटर लगातार जमा होते रहते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए प्रकृति स्वतः उनको लेके आती है। जब टॉक्सिक मैटर बाहर निकल जाते हैं तो तीव्र रोग स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। यदि हम उनको दबाएंगे, हम उनके जो प्रकृति की जो प्रोसेस है टॉक्सिक मैटर को बाहर निकालने की, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करेंगे तो वो आगे चलकर लगातार व्यवधान उत्पन्न करेंगे तो आगे चलकर वो क्रोनिक डिजीज में कन्वर्ट हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार के रोगों में बदल जाते हैं। तीव्र रोग, तीव्र रोगों के उदाहरण कौन कौन से हैं? उल्टी, दस्त, ज्वर, खांसी, टाइफाइड, हैजा, चेचक, कान में दर्द आदि तीव्र रोगों के एग्जाम्पल है। जीर्ण रोग, जीर्ण रोग जटिल रोग, तीव्र रोगों को बार बार दवाओं के प्रयोग द्वारा दवाएं रखने से बाहर शरीर में विजातीय द्रव्य एकत्रित होते हुए पूरे शरीर में अपने प्रभाव से ग्रस्त कर देते हैं, जिससे जीर्ण या जटिल रोग उत्पन्न होते जाते हैं। जीर्ण रोगों के उदाहरण मधुमेह, दमा, बवासीर, कैंसर, वृक्क रोग, पार्किंसन, एनीमिया आदि जीर्ण रोग है जो लगातार तीव्र रोगों को दबाते रहने से उत्पन्न होते हैं। तो तीव्र रोग और जीर्ण रोग दो प्रकार के रोग होते हैं। आज की क्लास में इतना ही, आगे की क्लास में अपन फिर से पढ़ेंगे नेक्स्ट किसी टॉपिक के बारे में। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार, आज हम प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जो विभिन्न एग्जामों में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। हम बात करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के इतिहास के बारे में। प्राकृतिक चिकित्सा उतनी ही पुरानी है जितनी प्रकृति स्वयं है। इसके आधारभूत जो तत्व है वो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये जो है इनको पंच महाभूत कहा जाता है, जो इसके आधारभूत तत्व है। भारत में प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास, भारत में जो प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास है उसके बारे में हम बात करते हैं। आयुर्वेद ग्रंथों में जो पंच महाभूत हैं उनका वर्णन मिलता है और जो प्राकृतिक चिकित्सा में कहा गया है कि आहार महावेशज है, अर्थात वो आहार ही औषधि है। महावेशज अर्थात औषधि कहा गया है, आहार को महाऔषधि कहा गया है। सदैव पथ्य अपथ्य का सेवन करने वाले सेवी को औषधियों की आवश्यकता नहीं होती और अपथ्य सेवी के लिए कोई औषधि नहीं होती। जो व्यक्ति सदैव पथ्य अपथ्य का ध्यान में रखकर ग्रहण करता है उसको किसी प्रकार की औषधि की आवश्यकता नहीं होती, और जो व्यक्ति कभी पथ्य अपथ्य का ध्यान नहीं रखता उसके लिए कोई औषधि नहीं बनेगी, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में प्राकृतिक चिकित्सा का वर्णन मिलता है और सिंधु घाटी सभ्यता में 350 ईस्वी पूर्व जल चिकित्सा का वर्णन 350 ईस्वी पूर्व मिलता है। अब हम बात करते हैं आधुनिक प्राकृतिक चिकित्सा का जन्म और विकास। 400 ईस्वी पूर्व हिप्पोक्रेटस को आधुनिक प्राकृतिक चिकित्सा का जनक माना जाता है, 400 ईस्वी पूर्व। और पाश्चात्य देशों में प्राकृतिक चिकित्सा के इतिहास के बारे में हम बात करते हैं तो 1600 1667 में सर जॉन फ्रायर हिस्ट्री ऑफ कोल्ड बाथिंग पुस्तक, जो जल चिकित्सा की पुस्तक थी, हिस्ट्री ऑफ कोल्ड बाथिंग पुस्तक, फेमस पुस्तक, ये सर जॉन फ्रायर ने लिखी थी। विंसेज प्रिंसेज जो आधुनिक प्राकृतिक चिकित्सा का जनक जिनको माना जाता है, विंसेज प्रिंसेज को आधुनिक प्राकृतिक चिकित्सा का जनक माना जाता है, इसका ध्यान रखें। जल चिकित्सा का जनक भी इनको कहा जाता है, फादर ऑफ वाटर थेरेपी भी इनको कहा जाता है विंसेज प्रिंसेज को। तो ये मुख्य जो साइंटिस्ट हैं जल प्राकृतिक चिकित्सा के, उनके बारे में अपन बात करते हैं। जॉनसन स्क्रॉथ थे, उनको स्क्रॉथ चिकित्सा के नाम से इन्होंने जो प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बताया था उसकी चिकित्सा को स्क्रॉथ चिकित्सा के बारे में वर्णन मिलता है। डॉक्टर हेनरी बेंजामिन एवरी बॉडी गाइड टू नेचर क्योर नामक बहुत ही फेमस पुस्तक थी, जो हेनरी बेंजामिन है इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक एवरीबॉडी गाइड टू नेचर क्योर नामक पुस्तक। डॉक्टर मैकफेडन की फास्टिंग फॉर हेल्थ,
जो उपवास चिकित्सा है उसके ऊपर इनकी पुस्तक मिलती है। फास्टिंग फॉर हेल्थ, मैकफेडन इंसाइक्लोपीडिया फॉर फिजिकल हेल्थ पुस्तक नाम से भी इनकी ये दोनों पुस्तकें हैं। बहुत ही अच्छी पुस्तकें और बहुत ही फेमस पुस्तकें, फास्टिंग फॉर हेल्थ और मैकफेडन इंसाइक्लोपीडिया फॉर फिजिकल हेल्थ, ये पुस्तक फेमस पुस्तकें हैं। एडोल्फ जुस्ट की पुस्तक रिटर्न्स टू नेचर, बहुत ज़्यादा फेमस पुस्तक, जो नेचुरोपैथी के इतिहास की सबसे फेमस पुस्तकों में से एक है। एडोल्फ जुस्ट की रिटर्न्स टू नेचर पुस्तक, इसका हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया है, तेलुगु में भी इसका ट्रांसलेशन किया गया है भारतीय लेखकों द्वारा। बहुत फेमस पुस्तक है ये। और एक और बहुत फेमस पुस्तक डॉक्टर एच.के. लॉज की जल चिकित्सा की जो पुस्तक है, डॉक्टर एच.के. लॉज की, वो बहुत शानदार पुस्तक है जल चिकित्सा की। रेशनल हाइड्रोथेरेपी पुस्तक, ये जो डॉक्टर केलॉज है ये जल चिकित्सा के साइंटिस्ट है। बेनेडिक्ट लुस्ट अमेरिका निवासी, नीप वाटर क्योर नामक इनकी मासिक पत्रिका चलती थी। नीप वाटर क्योर नामक इनकी मासिक पत्रिका चलती थी। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नीप वाटर क्योर पत्रिका किसी की के लेखक या कौन इसके संपादक थे। तो बेनेडिक्ट लुस्ट, और ये अमेरिका निवासी थे। लुइस कुने जर्मनी के थे। द साइंस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, जो साइंस ऑफ हीलिंग पुस्तक नाम से इनकी पुस्तकें थी। बहुत शानदार पुस्तक, साइंस जो डायग्नोसिस के लिए, फेशियल एक्सप्रेशन के लिए जो पुस्तक थी वो ये इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है। नेचुरोपैथी शब्द का पहला प्रयोग 1715 के अंदर जॉन स्टील ने किया था। ये याद रख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेचुरोपैथी का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था। तो 1715 के अंदर जॉन स्टील ने किया था। उसी शब्द को बेनेडिक्ट लुस्ट ने आगे बढ़ा दिया, जिसके कारण अमेरिका में बेनेडिक्ट लुस्ट को अमेरिका का प्रथम प्राकृतिक चिकित्सा का जनक कहा जाता है। अगर भारत के संदर्भ में अपन बात करें, भारत के प्रथम प्राकृतिक चिकित्सक, तो महात्मा गांधी जी को प्रथम प्राकृतिक चिकित्सक या प्राकृतिक चिकित्सा का जनक भारत में माना जाता है। आधुनिक भारत में प्राकृतिक चिकित्सा के इतिहास के बारे में अपन बात करते हैं। 1904 में लुइस कुने की पुस्तक द न्यू साइंस ऑफ हीलिंग, अभी अपन ने बात की थी। तेलुगु में वेंकटपति शर्मा ने इसका हिंदी में, और कृष्ण स्वरूप क्षेत्रीय ने अनुवाद किया था। इन दोनों ने, तेलुगु में वेंकटपति शर्मा ने और हिंदी में कृष्ण स्वरूप क्षेत्रीय ने इसका अनुवाद किया था, इसको ट्रांसलेट किया था। लुइस कुने की जो पुस्तक थी इसका हिंदी और तेलुगु के अंदर ट्रांसलेशन किया गया था। महात्मा गांधी के बारे में अपन बात करते हैं। महात्मा गांधी भारत के सबसे फेमस प्राकृतिक चिकित्सक, प्रथम प्राकृतिक चिकित्सा के अनुयायी थे। इन्हें वर्तमान शताब्दी के प्रथम प्राकृतिक चिकित्सक कहा जाता है। 1940 में पूना के समीप प्राकृतिक चिकित्सालय की इन्होंने स्थापना की थी, जो आगे चल के उसको NIN के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था, जो उरुली कांचन के अंदर इन्होंने स्थापना की थी। संत विनोबा भावे गांवों की स्वास्थ्य योजना, प्राकृतिक चिकित्सा के बहुत बड़े समर्थक थे। मोरारजी देसाई, जो अपने देश के बहुत बड़े प्राकृतिक चिकित्सा के लेखक हुए हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण चौधरी राजस्थान के नीम का थाना के निवासी और देश के प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक थे। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण चौधरी बहुत फेमस चिकित्सक। डॉक्टर विठल दास मोदी की आरोग्य मासिक पत्रिका के संपादन और आरोग्य मंदिर गोरखपुर के संस्थापक, जिसकी आज भी बहुत सारी पुस्तकें आज भी प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में चलती हैं, वो राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे, तो 29 सितंबर 1984 को इसकी स्थापना हुई थी। अब अपन बात करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के मुख्य रूप से 10 मूलभूत सिद्धांत हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी जिनको कहा जाता है,
बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इनके बारे में अपन समझ जाएंगे तो पूरी प्राकृतिक चिकित्सा क्या है उसके बारे में अपन समझ पाएंगे। प्राकृतिक चिकित्सा के 2 मूलभूत आधारभूत सिद्धांत है। सभी पहला उसमें से है सभी रोग एक है, उनका कारण भी एक है, उनका उपचार चिकित्सा भी एक ही है। सभी रोगों का कारण एक है, अर्थात सभी रोग विजातीय तत्व है, टॉक्सिक मैटर के बॉडी के अंदर जमा होने से ही होते हैं। उनका कारण टॉक्सिक मैटर है और उनका उपचार उस टॉक्सिक मैटर को बाहर निकालना है। चोट चपेट और वातावरणीय परिस्थितियों को छोड़कर सभी रोगों का मूल कारण एक ही है और उनका इलाज भी एक ही है। शरीर में विजातीय द्रवों का संग्रहण से रोग उत्पन्न होते हैं और उनका निष्कासन ही उसकी चिकित्सा है। ये प्राकृतिक चिकित्सा का मूलभूत सिद्धांत है। रोगों का मुख्य कारण कीटाणु जीवाणु नहीं होते। ये दूसरा जो प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है यह है क्यों कीटाणु या जीवाणु क्यों नहीं होते। अगर किसी बॉडी के अंदर टॉक्सिक मैटर जमा है तो ही कीटाणु या जीवाणु उस बॉडी के अंदर पनप सकते हैं, अन्यथा उस बॉडी के अंदर कीटाणु या जीवाणु नहीं पनप सकते। तो मुख्य कारण टॉक्सिक मैटर है, न कि जीवाणु या बैक्टीरिया वायरस है। जीवाणु शरीर में विजातीय शक्ति के ह्रास आदि के कारण ही विजातीय द्रवों का जमाव के पश्चात आक्रमण कर पाते हैं, जब शरीर में उनके रहने और पनपने लायक अनुकूल वातावरण हो जाता है। अतः मूल कारण विजातीय पदार्थ नहीं, जीवाणु नहीं, जीवाणु द्वितीय कारण है, यानी सेकेंडरी कोज होते हैं। तीव्र रोग शत्रुनीय मित्र होते हैं। तो 2 प्रकार की जो डिजीज होती है, तीव्र रोग और क्रोनिक डिजीज, एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज जो अपनी बॉडी के अंदर कुछ समय के लिए आती है, अपने बॉडी के अंदर से अपने बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए जो अपने बॉडी के अंदर आती हैं, अपने बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक मैटर जमा है उसको बाहर निकालने के लिए वो बॉडी के अंदर आती है और कुछ समय पश्चात वो पुनः चल जाती है। बॉडी को डिटॉक्सीफाई करके पुनः वो बीमारी ठीक हो जाती है। अगर हम उनको दबाते हैं तो वो आगे चल के क्रोनिक डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे जुखाम बुखार आदि। तीव्र रोग चूँकि शरीर में उपचारात्मक प्रयास है, अतः हमारे शत्रु नहीं मित्र होते हैं। जीर्ण रोग तीव्र रोगों के गलत उपचार और दफन में के फलस्वरूप होते हैं। रोग 2 प्रकार के होते हैं, तीव्र रोग और जीर्ण रोग। नेक्स्ट सिद्धांत है प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। ये सबसे बड़ा सिद्धांत है। प्रकृति स्वयं चिकित्सक, प्रकृति स्वयं सबसे बड़ी चिकित्सक है। शरीर में स्वयं रोगों को उपचार बचाने, अस्वस्थ हो जाने पर पुनः स्वास्थ्य प्राप्त करने की क्षमता विद्यमान है। अपने बॉडी के अंदर अपने आप को ठीक करने की सारी क्षमताएं विद्यमान है, बस हमें उसकी हेल्प करनी है। चिकित्सा रोग की नहीं, संपूर्ण शरीर की होती है। प्राकृतिक चिकित्सा में किसी एक स्पेशल रोग की चिकित्सा नहीं की जाती, बल्कि पूरी बॉडी की चिकित्सा की जाती है। टॉक्सिक मैटर को बाहर निकाला जाता है और बॉडी को क्लीन किया जाता है, तो पूरी बॉडी की चिकित्सा की जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा में चिकित्सा रोग की नहीं बल्कि संपूर्ण शरीर की जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा में रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं होती, डायग्नोसिस की स्पेशल आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में रोग निदान सरलता से संभव है। किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं हो पड़ती। उपचार से पूरे रोग निदान के लिए लंबा इंतजार भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि अपने को मुख्य रूप से देखना है कि टॉक्सिक मैटर कौन से पार्ट के अंदर जमा है। जिन रोगी के आरोग्य में समय लग सकता है, जो क्रोनिक डिजीज है उनको ठीक होने में समय लग सकता है, क्योंकि उनके जो पहले उनको जो जातीय पदार्थ जमा हुआ है उसको बाहर निकालने में टाइम लगता है। जिन रोगी के आरोग्य में समय लग सकता है। जिन रोग से ग्रस्त रोगियों को प्राकृतिक चिकित्सा में सफलतापूर्वक तथा अपेक्षाकृत लंबी अवधि का इलाज लेना पड़ता है। प्राकृतिक चिकित्सा से दबे रोगों में उभार उत्पन्न आता है। जब हम किसी एक रोग को ठीक करते हैं तो अन्य दबे हुए रोग भी प्राकृतिक चिकित्सा में बाहर निकल के आते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में मन शरीर आत्मा तीनों की साथ में चिकित्सा की जाती है। हम जो स्वास्थ्य की सभी आयाम है उनकी एक साथ हम चिकित्सा करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा शारीरिक मानसिक सामाजिक नैतिक आध्यात्मिक चारों पक्षों की चिकित्सा एक साथ की जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा में उत्तेजक औषधियों का प्रश्न ही नहीं है। हम किसी भी प्रकार की टॉक्सिक जो औषधियाँ हैं या उत्तेजक औषधियाँ हैं उनका प्रयोग नहीं करते। प्राकृतिक चिकित्सा में औषधियों का प्रयोग नहीं होता। प्राकृतिक चिकित्सा में केवल प्राकृतिक औषधियों का ही उपयोग होता है। ये मुख्य 10 सिद्धांत है। इसके अलावा महात्मा गांधी जी ने एक सिद्धांत बताया है कि राम नाम सबसे बड़ी औषधि है, अर्थात ईश्वर में आस्था रखना ही सबसे बड़ी औषधि है। ये अपनी आस्था के अनुसार प्रार्थना करना चिकित्सा एक आवश्यक अंग है, ये महात्मा गांधी जी ने बताया है। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में धन्यवाद।